नमस्कार। आज के इस पॉडकास्ट के अंक में मैं विभा उपाध्याय आपके साथ, और आज हमारे साथ जो शख्सियत है उनके बारे में मैं बताऊं कि बिहार राज्य सहकारी विपणन अगर संस्था की बात होगी तो उस विपणन के साथ उनका दायित्व बड़ा है। संघ यानी विस्कोमान, बिहार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो विस्कोमान के नाम से परिचित ना हो। विस्कोमान राज्य की सबसे बड़ी सहकारी कोऑपरेटिव संस्थाओं में से एक है। इसका मुख्य मकसद किसानों को कृषि से जुड़ी हुई आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराना है और साथ ही साथ उनकी उपज के विपणन, बेहतर विपणन और उचित मूल्य दिलाने में सहयोग करना है। आज हमारे साथ मौजूद हैं विस्कोमान के अध्यक्ष श्री विशाल सिंह। विशाल सिंह ऐसे परिवार से आते हैं जिनका बिहार के सहकारी आंदोलन से गहरा कनेक्शन है, ऐतिहासिक जुड़ाव रहा है। उनके दादा स्वर्गीय तपेश्वर सिंह को बिहार में सहकारिता सम्राट के नाम से जाना जाता है। उनके पिता स्वर्गीय अजीत सिंह ने भी सहकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विशाल सिंह के पिता अजीत सिंह और उनकी माता वीणा सिंह दोनों संसद सदस्य भी रहे। अब विशाल सिंह इसी विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। विशाल जी, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के इस पॉडकास्ट के अंक में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा की शुरुआत तो सबसे पहले उस सवाल से, जब आज आम जनता इस पॉडकास्ट को देख रही होगी तो उसके मन में सवाल होगा कि क्या ये विरासत को आगे बढ़ाने की दिशा में विशाल सिंह की कोशिश है या विशाल सिंह की ये बाय चॉइस वो क्षेत्र है जिससे वो सेवा करना चाहते हैं किसानों की, बिहार के उस हाथ की जो खेती किसानी से जुड़ा हुआ है, ज़मीन से जुड़ा हुआ है। मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद दूंगा, आपने मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाया। मेरे पिताजी के जीवन से ही मैं ये देख रहा था कि वो सहकारिता क्षेत्र में मूल चूल परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध थे और जिस तरीके से उनकी कार्यशैली थी, बहुत हद तक नेफेड के अध्यक्ष और फिर बाद में संसद सदस्य होने के साथ उन्होंने किसानों के मुद्दों को संसद में भी रखा। उनके निधन के बाद मुझे इस आंदोलन में आने का मौका मिला और मैं नेफेड और एनसीसीएफ के बोर्ड में रहा और जो भी उस समय मैं जिस तरीके से भी काम कर सकता था, अपना छोटा सा योगदान दे सकता था, मैंने देने की कोशिश की। और आगे आने वाले समय मुझे एहसास हुआ कि ये जो सहकारिता आंदोलन है, इससे वाकई किसानों की बहुत हद तक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि मूल चूल अगर किसान की आय बढ़ानी है तो सहकारिता से अच्छा कोई और मॉडल नहीं है। तो मुझे लगा कि मुझे भी इस आंदोलन से जुड़कर किसान और अपने प्रदेश की सेवा करने का एक अच्छा मौका मिलेगा, यही लक्ष्य था उस समय। अब इस सफ़र में जब आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आगे और बहुत लंबा रास्ता है, आपके कुछ विज़न होंगे, आपकी कुछ सोच होगी, आप उस जगह तक विस्कोमान को पहुँचाना चाहते होंगे, लेकिन क्या इस वक्त इस जगह पर पहुँचकर आप संतुष्ट हैं कि हाँ, बहुत सही दिशा में मैं बढ़ रहा हूँ? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि ये एक जिम्मेवारी का पद है। मैं दोनों जगह, दोनों पद पे जहाँ पर हूँ, दोनों पद बड़े जिम्मेवारी के पद हैं और ये मान लेना कि इसके आगे क्या करना है वो ज़्यादा ज़रूरी है बनस्पत ये सोचना कि अच्छा है या ख़राब है। मेरा ये मानना है कि आज के दिन पर मैं एनसीसीएफ के बारे में बताता हूँ। मैं भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ का भी अध्यक्ष हूँ और विस्कोमान का भी अध्यक्ष हूँ। एनसीसीएफ एक राष्ट्रीय स्तर की समिति है। मैं 3.25 साल पहले इसका अध्यक्ष हुआ था और लगभग ये 2000 करोड़ की एक संस्था थी जो आज के दिन पे 13,000 साढ़े 13,000 करोड़ की समिति हो गई है। हम 15 प्रदेशों के अंदर दलहन तिलहन की अधिप्राप्ति और विभिन्न अनाजों की अधिप्राप्ति का काम करते हैं और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है ये देखकर कि किसानों की आय बढ़ाने का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसमें एनसीसीएफ बहुत हद तक अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने का प्रयास कर रहा है। अब जब बात विस्कोमान की होती है तो पिछले वर्षों में ये देखा गया कि विस्कोमान जिस तरीके से काम कर सकता था, शायद उस तरीके से उसको वो डायरेक्शन नहीं मिला है। मात्र 65,000 मीट्रिक टन खाद का व्यापार विस्कोमान करती है और बिहार का मार्केट लगभग 40 लाख मीट्रिक टन का है। 1.5% है टोटल ये मार्केट का। तो बहुत हद तक विस्कोमान
जो कर सकता था उसकी सेवाएं ली नहीं गई। ली भी नहीं गई और लोगों ने प्रयास भी नहीं किया। किसके प्रयास में कमी आपको लगती है? कहाँ देखिए, से देखिए, लगता है कि अवरोध रहा, या फिर आगे बढ़ने का जो खुला रास्ता मिलना चाहिए था? क्योंकि अगर विज़न है तो फिर उस विज़न को ज़मीन पर उतारना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। तो क्या ये विज़न आपके पास था लेकिन अवरोध रहे, कहीं अप्रोच नहीं मिला? देखिए, मुझे तो अभी यहाँ 7-8 महीने ही हुए हैं और 7-8 महीनों में के कार्यकाल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मेरा ये मानना था कि जो लोग 21 साल रहे, बीच के वर्षों में 2 लाख मीट्रिक टन बिस्कोमान को यूरिया डीएपी मिलता था, आज घट के 65,000 क्यों हो गया? वो 2 लाख से बढ़ के उसकी संख्या बढ़नी चाहिए। तो घटने के कारण क्या होंगे वो तो हम और आप दोनों समझ सकते हैं। देखिए, एक तरफ एक संस्था जहाँ पर मैं हूँ वो 5 गुना, 5.5 गुना, 6 गुना बढ़ रही है, और दूसरी संस्था में जहाँ पर हूँ अगर वो ना बढ़े तो कहीं ना कहीं मेरे प्रयास में कमी मानी जा सकती है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसी मंगलवार को बिहार के मुख्य सचिव साहब की अध्यक्षता में वहाँ सचिव सहकारिता थे, सचिव खाद्य उपभोक्ता थे, डायरेक्टर कृषि निर्देशक कृषि थे, वित्त विभाग के भी लोग थे। ये एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल हो गया है कि इफ्को और HURL दोनों इन जो फर्टिलाइज़र कंपनीज हैं, एक तो कोऑपरेटिव एक कंपनी है, इनके फर्टिलाइज़र का, इनके यूरिया और डीएपी का लगभग 2 लाख मीट्रिक टन, जो इनके 2 लाख मीट्रिक टन बिस्कोमान को मिलेगा। और मैं आपको बताते हुए बड़ी मुझे खुशी है कि इफ्को के 20% का जो उनका आवंटन है उसका हिस्सा, और HURL के कम से कम 10% का। तो ये मान के चलिए कि 2 लाख मीट्रिक टन तो यही हो जाता है। उसके साथ साथ हम लोगों ने बिहार सरकार से ये आग्रह किया है कि क्योंकि अभी ईरान की क्राइसिस है और ये कब समाप्त होगा अभी कहना बड़ा मुश्किल है, तो हम लोगों ने बिहार सरकार से ये आग्रह किया कि आप एक प्री पोजिशनिंग करने के लिए फर्टिलाइज़र की, इसका ये मतलब होता है कि हम एक ठीक ठाक खाद का एलोकेशन हम खरीद के अपने गोदाम में रख लें, और जब बिहार सरकार हमें बताए तो उसको हम किसानों को हम दे सकें। क्योंकि हमारा ये मानना है कि इस साल जो स्थिति है वो स्थिति पे बड़े मतलब ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तो इस तरह की पहल हम लोग कर रहे हैं। ठीक, ये तो आपकी कोशिश इस लिहाज से रही कि सरकार का साथ मिला तो वो और ज़्यादा बेहतर हो पाएगी। लेकिन जब बात यूरिया की होती है, जब बात खेत की होती है, तो किसान सबसे पहले आता है। क्या किसान की रिच आप तक आसान है, सुलभ है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। बिस्कोमान ही इकलौती ऐसी संस्था है जो जिस पे किसान को विश्वास है। किसान ये मानता है कि अगर 266 रुपये यूरिया बिकना है तो बिस्कोमान के सेंटर पे 266 में ही यूरिया बिकेगा। और मैं आपको ये बता दूं कि आज आगे आने वाले समय में हम ये सुनिश्चित करवाएंगे कि एक एक बैग का हिसाब हम अपने पास रखें, और बिहार सरकार या भारत सरकार जो भी हमसे इसका यूटिलाइजेशन मांगता है हम दें। देखिए, ये सब्सिडाइज प्रोडक्ट्स हैं, इस पे बिस्कोमान के प्रबंधन का कोई अधिकार नहीं है, इस पे अधिकार सीधा किसान भाइयों का है। और आगे आने वाले समय में हम ये सुनिश्चित करवाएंगे कि शिकायत किसानों को हम लोगों से ना के बराबर हो। फिर हर साल किसानों की ये समस्या या चिंता, या हमने उनको सुबह सुबह कतारों में खड़े होते फिर निराश होकर लौटते हुए भी देखा है कि जहां उन्हें यूरिया नहीं मिलती, खाद नहीं मिलती, इस वजह से उनकी पैदावार बेहतर नहीं हो पाती है, और उनकी जो पैदावार होती भी है उसके लिए भी वो काफ़ी मशक्क़त करते दिखते हैं। फिर आखिर ये कौन सी चेन है जो कनेक्ट नहीं हो रही है, जहाँ पर खामी रह जा रही है और किसान इस वजह से मात खा जाते हैं? देखिए, एक बात समझने की ज़रूरत है कि सहकारी समितियों को खाद का अगर आवंटन अच्छी संख्या में मिलेगा तभी हम किसानों की सेवा कर पाएंगे। अभी ही मतलब ये पहली बार हो रहा है कि बिहार सरकार एक ऑर्डर इशू करने वाली है ये कहते हुए कि कम से कम 20% एलोकेशन इफ्को का बिस्कोमान को मिलेगा और कम से कम 10% एलोकेशन HURL को बिस्कोमान का मिलेगा। देखिए, जब तक हमारे पास ही स्टॉक अवेलेबल नहीं होगा हम लोग भी किसान की सेवा नहीं कर पाएंगे। पर मेरा ये मानना है कि आज के दिन पर 5% टोटल एलोकेशन का हमें स्टॉक हमें मिलने वाला है।
ठीक। उससे ये होगा कि जब तक हमारे सेंटरों पे खाद है, काला बाजारी कम से कम होगी। मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ काला बाजारी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इतना स्टॉक हमारे पास होगा नहीं, लेकिन जब तक हमारे पास यूरिया और डीएपी मतलब हमारे पास रहेगा तो हम लोग किसान की सेवा कर पाएंगे। और हमारे पास जब तक रहेगा, प्राइवेट ट्रेडर के पास या डीलर के पास किसान जाएगा नहीं, वो पहले हमारे सेंटर्स पे ही आएगा। अगर ये इतना साफ है, इतना आसान है, तो फिर इसमें दिक्कत कहाँ है? सरकार इससे कन्विंस नहीं हो पा रही है, या सरकार की अपनी कुछ बाध्यताएं हैं, आपकी कुछ लिमिटेशंस हैं, उसी अनुरूप में ये आपको एलोकेट होता होगा? देखिए, पहले क्या था, जो लोग इस संस्थाओं में बैठे हुए थे वो लोग सरकार के प्रति और किसानों के प्रति जिस तरह का उनका रवैया था, वो रवैया सकारात्मक रवैया नहीं था। अगर सकारात्मक रवैया होता तो देखिए, सरकार क्यों चाहेगी काला बाजारी हो? सरकार की तो बदनामी होती है, सरकार को तो मतलब बदनामी भी होगी, वोट का भी नुकसान है। सरकार तो चाहेगी कि किसानों की समस्या कम से कम हो। तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्था थी, वो व्यवस्था सरकार के प्रति काम नहीं करना चाहती थी, किसानों के प्रति सजग नहीं थी। तो हम तो ये कह रहे हैं कि आप हमें 1 साल आजमा के देखें, अगर बिस्कोमान अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा तो सरकार अपनी नीतियाँ फिर बदल सकती है। बिल्कुल, यानी आपको अगर अवसर मिलता है, उसका रिजल्ट पॉजिटिव निकल कर आता है, तो फिर ये चेन आगे बढ़ना चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर रोल बैक करने का भी विकल्प तो है। देखिए, सरकार से हमने आर्थिक सहयोग नहीं मांगा है, हमने उनसे आदेश के रूप में सहयोग मांगा है। हमने ये कहा है कि आप जिम्मेदारी दीजिए, आप सिर्फ एक चिट्ठी इशू करिए, जो चिट्ठी इन फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव्स को और फर्टिलाइज़र कंपनीज़ को ये आदेशित करेंगे कि आप अपने जो आपका आवंटन है, एलोकेशन जो है, उसका एक हिस्सा आप हमें दें। अभी सिर्फ 2 कंपनीज़, इफ़को कोऑपरेटिव और HURL कंपनी, इन दोनों के लिए ही हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यही हमारे सेंटर पे फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करा पाएगा। क्योंकि ये हमें हमारे सेंटर पे आएगा तो हम भी 266 में बेच पाएंगे। प्राइवेट ट्रेड अभी ये नहीं करने को अभी तैयार हो रहा है, पर मेरा ये विश्वास है कि बिस्कोमान इस साल अगर अपना ये सारा ऑपरेशंस, अपना कार्य मतलब ये जो पद्धति है, इसको ठीक से अगर सुनिश्चित करा पाए तो आगे आने वाले समय में किसानों की सेवा करने के लिए बिस्कोमान सरकार का इकलौता विकल्प होगा। किसानों की समस्या ग्रास रूट लेवल पर उसकी क्या दिक्कतें हैं, ये बिस्कोमान समझता है? देखिए, भले ही मेरी उम्र थोड़ी कम है और शर्ट और पैंट पहन के मैं आपका पॉडकास्ट कर रहा हूँ, पर किसान की समस्याएं बहुत लिमिटेड समस्याएं हैं और किसान सबसे कम समस्या बताने वाले लोगों में से है। देखिए, अगर किसान को गुणवत्ता का बीज मिल जाए, समय पे उसे मतलब समय पे अगर मौसम साथ दे, बारिश हो जाए, पानी उसको ठीक से मिल जाए, उसको अच्छा खाद मिल जाए, क्योंकि बीच में ये भी समस्या थी कि खाद भी गुणवत्ता का नहीं आ रहा था, खाद भी मतलब ये समझिए कि कंटामिनेटेड खाद आ रहा था। तो खाद मिल जाए, पानी मिल जाए, बीज मिल जाए, तो किसान मेहनती है। और जिस तरीके से बिहार सरकार प्रिक्योरमेंट करवाती है, बहुत हद तक अधिप्राप्ति ठीक ठाक हो जाती है। इस साल क्या नया जो हुआ है, क्योंकि मैं एनसीसीएफ का अध्यक्ष हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बिहार के इतिहास में आज़ादी के बाद पहली बार दलहन तेलहन की खरीदी करने के लिए नेफेड, एनसीसीएफ जैसी संस्थाएं बिहार में आज आई हैं। और ये मान के चलिए कि पूरे देश के अंदर दलहन तेलहन की खरीदी होती थी, बिहार में नहीं हो पाता। लेकिन इस साल क्योंकि दलहन तेलहन की खरीदी हुई है, बहुत ही मतलब मुझे इसको मानने में कोई परहेज़ नहीं है कि सांकेतिक रूप से हुआ हो, लेकिन मैं जितने भी प्लेटफॉर्म मुझे मिलते हैं, चाहे जो मंच मुझे मिलते हैं, मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि आगे आने वाले समय में भारत सरकार और बिहार सरकार आपके दलहन तेलहन की खरीदी करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो फिर विशाल जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप ये कह रहे हैं कि इसे इस रूप में हम समझें कि अब खाद वितरण से आगे बढ़कर अब आप जिस दलहन और तिलहन की बात कर रहे हैं, वहाँ तक किसानों में विश्वास जगाने में बिस्कोमान कामयाब होने की दिशा में बढ़ गया है? देखिए, जो हम लोग बिहार सरकार से जो हम आग्रह कर रहे हैं,
वो आग्रह हम 2-3 मुद्दों पे कर रहे हैं। हमारा सबसे पहला आग्रह है कि आप खाद का जो एलोकेशन है बिस्कोमान का उसको बढ़ाएं। मुझे लगता है कि जो मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में बैठक हुई है उसमें वो निर्णय लिया जा चुका है। उसके बाद हमने ये कहा कि किसानों के लिए आप जो धान की अधिप्राप्ति है उसके अंदर भी जैसे पैक्स और व्यापार मंडल है, आप बिस्कोमान को भी एक समिति मानिए और उसके मार्फत भी आप धान की अधिप्राप्ति करवाइए। ये दूसरी बात थी। तीसरा हमने ये कहा कि दलहन तेलन की अधिप्राप्ति के अंदर भी नेफेड एनसीसीएफ के साथ, चूँकि राज्य स्तरीय एजेंसियाँ चाहिए होती हैं, जैसे बीएसएफसी एक एजेंसी काम करती है, वैसे बिस्कोमान को भी आप एक एजेंसी मानिए, क्योंकि आज के दिन पे हमारे 144 सेंटर हैं बिहार के अंदर। और मेरा ये मानना है कि हर विधानसभा में अगले 1 साल के अंदर हमारा एक सेंटर कम से कम खुलना चाहिए। इसके लिए बिस्कोमान का बोर्ड प्रतिबद्ध है और आगे वाले समय में अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम हर प्रखंड के अंदर अपना एक सेंटर खोलने के लिए इच्छुक हैं। तो वो तो भविष्य की बात है, वो तो हम जब आगे आने वाले समय में हम बात करेंगे। साथ ही साथ बिस्कोमान की जो परिसंपत्तियां हैं उसको भी कैसे अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता हो, क्योंकि बिस्कोमान की जो बिल्डिंग है वो अगले 50 सालों तक मेरा मानना है कि उससे अच्छी बिल्डिंग बिहार में बनना और बनाना दोनों मुश्किल काम है। खबरों में अक्सर हाँ देखते हैं कि किसान ये कहता है कि बड़ी मशक्क़त के बाद अनाज उगा भी लिया, फसल हमारे पास तैयार भी हो गई, तो कोल्ड स्टोरेज की बहुत सारी समस्याएं हैं। उनके पास स्टोरेज की सुविधा नहीं होती है, कई बार उन्हें औने पौने दामों पर अपने अनाज को बेचना पड़ता है। तो ये कुछ ऐसी बेसिक नीड्स हैं किसानों की जो उन तक होनी बहुत ज़रूरी है। इस लिहाज से भी क्या बिस्कोमान कोई रोड मैप रखता है? देखिए, पूर्व के समय मतलब 89-90 तक तो बिस्कोमान के पास कोल्ड स्टोरेज, अपने हरा बहार करके हमारा एक खाद भी होता था, खाद का यूनिट भी था, बिस्किट की फैक्ट्री भी बिस्कोमान की थी। मैं आपसे ये सवाल पर आने वाली थी कि भाई वहाँ से हम इस जगह तक पहुँच गए, लेकिन अब अतीत की बात नहीं होगी, भविष्य की मैं वही बताना चाहूँगा आपको। देखिए, हमारा ये लक्ष्य है अभी कि बिस्कोमान अभी छोटे कदम इस्तेमाल करे, क्योंकि बहुत बड़ी बात करके फिर कुछ ना अचीव करने से अच्छा ये है कि ये 2-3 चीज़ों पे, जैसे खाद की समस्या का समाधान खोजना, धान अधिप्राप्ति और दलहन तेलन की खरीदी, ये अगर हम इसको सक्सेसफुली 1 साल 1.5 साल के अंदर हम अचीव कर लें, उसके बाद बिहार सरकार को भी थोड़ा विश्वास हम लोगों पे होगा। देखिए, और सिर्फ दूसरे को समस्या बताने से अच्छा ये है कि कुछ सकारात्मक पहल बिस्कोमान का प्रबंधन ले, अपना काम अच्छे से करके दिखाए, ताकि सरकार को भी इस व्यवस्था पे विश्वास हो। तो मेरा ये मानना है कि ये अभी ज़रूरी है। और आगे आने वाले समय में जो हमारे कोल्ड स्टोरेजेस अपने खुद के थे, उनको हम अपनी पैसे से ही हम उसको डेवलप करवा के उसको चलाएंगे हम। पर अभी पहले हम बेसिक काम करें। हम दूसरे राज्यों से पीछे रह गए हैं, हमें कम्पीट नहीं करना है, हमें उनके आगे निकलना है, तो उसके लिए युवा सोच क्या कह रही है? देखिए, पिछले 8-9 महीने में कोई ऐसा विभाग नहीं है जो इसके साथ बिस्कोमान काम कर सकता था, और जहाँ तक मैं नहीं गया हूँ। और मैं सिर्फ राजनीतिक नेतृत्व की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्यूरोक्रेटिकल नेतृत्व की बात भी कर रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा कि मैं ये ज़रूर कह सकता था कि आदरणीय सम्राट चौधरी जी, उसके पहले माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इन सभी लोगों से मैं मिल चुका था। पहले रामकृपाल जी हमारे कृषि मंत्री थे, उसके बाद विजय सिन्हा जी हमारे कृषि मंत्री हैं। आप जो राजनीतिक नेतृत्व जो लोग प्रदान कर सकते थे, लेसी जी हों, अशोक चौधरी जी हों, जितने भी लोग आप सोच सकते हैं, मैं उन सब लोगों से मिल चुका हूँ, अपनी बात कह चुका हूँ। मैं माननीय गृह मंत्री जी से मिल चुका हूँ, शिवराज जी से मिल चुका हूँ, पीयूष जी से मिल चुका हूँ। केंद्र सरकार का कितना सहयोग? केंद्र सरकार का 100% सहयोग है। केंद्र सरकार का 100% सहयोग है और बिहार सरकार का भी 100% सहयोग है। देखिए, मेरा ये मानना है कि सहकारिता आंदोलन अपने अस्तित्व के बाद अपना स्वर्णिम काल जो है वो अभी है। भारत सरकार के गृह मंत्री को सहकारिता
मंत्रालय का प्रभार दिया गया है और वो कोई छोटा आदमी नहीं, बिल्कुल। वो माननीय अमित शाह जी हैं। देखिए, चुनाव लड़ना भरी हम लोग ये देखते हैं कि हमारा दल निरंतर चुनाव जीत रहा है। आप उसको ऐसे नहीं देखिए, आप उसको ऐसे देखिए कि वो व्यक्ति 19 घंटे काम करता है और उनको हम लोग भी जब कुछ बताते हैं तो ये मान के चलिए कि वो हमारी बात सुनते हैं और उनको कहीं सुझाव देना होता है तो उनका सुझाव बहुत सटीक और सही सुझाव होता है। हम फिर चाहते हैं कि हमारा बिहार उसी स्टेज में पहुंच जाए। आपके पास कृषि और सहकारिता क्षेत्र के लिए 3 बड़ी प्राथमिकताएं क्या होंगी? देखिए, मैंने अभी तक तो आपको जो बताया वो सब आपकी प्राथमिकता में ही शामिल है। नहीं, मैं आगे बता देता हूँ। ये तो मैंने वो बताया जिसके अंदर मुझे बिहार सरकार या भारत सरकार की ज़रूरत है। मैं आपको एक नई चीज़ बता रहा हूँ जो हम लोग पहली बार कर रहे हैं, क्योंकि अधिप्राप्ति बिस्कोमान कर चुका है धान का, पहले फर्टिलाइज़र का व्यापार बिस्कोमान कर रहा था। दलहन तेलहन एक नया काम है जो शुरू हुआ है, लेकिन अभी उसकी संख्या बड़ी कम है। मैं फिर वही बात बता रहा हूँ। हम लोग अब क्या करने वाले हैं, हम रूरल एग्रीकल्चर मार्केट बना रहे हैं। उसके अंदर हम लोगों ने 75 सेंटर्स अभी हमने फर्स्ट फेज़ में आइडेंटिफाई किए हैं। उसमें से 50 सेंटर्स के अंदर पूरे बिहार के अंदर हम 250 स्क्वायर फुट के रिटेल सेंटर खोलेंगे। उसके अंदर हमारे जैसे बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट्स तो होंगे ही, साथ में कृषि आधारित, FPO आधारित, FPC आधारित जितने भी इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, जहाँ पर हमें ये लगता है कि उन लोगों को, हमारे भाइयों को, जहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने का, अपने प्रोडक्ट्स को बेचने का मौका नहीं मिलता है, वो मैकेनिज़्म शुरू कर रहे हैं। तो 50 सेंटर्स हम वो खोलेंगे और मेरा ये मानना है कि आगे आने वाले समय में बिस्कोमान सिर्फ फर्टिलाइज़र और प्रोक्योरमेंट से आगे कंज्यूमर गुड्स के अंदर भी बिस्कोमान आगे जाएगा।